Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं सोमालीलैंड की, प्राइम मिनिस्टर मोदी की इथियोपिया विजिट की, और उसके अब रिजल्ट्स आपको दिखने शुरू हो गए हैं। सोमालीलैंड जो नॉर्थ वेस्टर्न सोमालिया है, जिसका जो एग्जैक्टली उसका जो बॉर्डर्स है वो मीट करता है स्वेज कैनाल के एरिया से टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन। वो इजराइल ने रिकॉग्नाइज कर दिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज इंडिपेंडेंट कंट्री। ये बहुत बड़ा स्टेप है ग्लोबल रीड्रॉइंग ऑफ द बॉर्डर्स का, क्योंकि ये जितना भी सोमालिया का जो लैंड बनाया गया था बाय द ब्रिटिश एंड अदर पीपल, वो ब्रिटिश पायरेसी को इंक्रीज करने के लिए किया गया था कि अगर कुछ मूवमेंट होता है तो ब्रिटेन के पास पूरा कंट्रोल है उस लैंड का, ऑन द इंडियन ओशन साइड ऑल्सो एंड ऑन द स्वेज कैनाल साइड ऑल्सो, दोनों साइड पे कंट्रोल करने के लिए था। तो आप पायरेसी के बहुत सारे इंसिडेंट्स देखते थे। तो ये सब कॉलोनियल फ्रेमवर्क्स था ताकि ब्रिटिश या वेस्टर्न यूरोप जो है आसानी से लूटता रहे एशिया को, और जो उसके विरुद्ध काम करेगा उसके प्रति वो एक्शन लेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री गए इथियोपिया में, उन्होंने स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप साइन किया इथियोपिया के साथ। इजराइल ने सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो अब सोमालीलैंड जो डी फैक्टो एक सेपरेटेड कंट्री है नॉर्थ वेस्ट सोमालिया का, वो अब इंडिपेंडेंट कंट्री जैसी बनता है। तो इथियोपिया के साथ उसके एग्रीमेंट सारे, क्योंकि इट इज़ इन हार्मोनी विद इथियोपिया, वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। सो अब आपको समझ में आ रहा है कि इथियोपिया ने पहले बताया था उसका लिंक बहुत बड़ा IMEC से है, लेकिन लैंडलॉक कंट्री है, वो पूरी तरह फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो भारत साइन करता है स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट विद इथियोपिया टू सपोर्ट इथियोपिया, और इजराइल रिकॉग्नाइज करता है सोमालीलैंड को। नाउ देयर इज ए फ्री फ्लो फ्रॉम भारत टू इथियोपिया और इथियोपिया टू भारत थ्रू सोमालीलैंड, विच दे आर विलिंग टू ऑफर इन एवरी पॉसिबल वे। और इजराइल के लिए भी इजिप्ट के साउथ में एक स्ट्रॉन्ग लैंड मिल जाता है उसको ऑपरेशंस करने के लिए। तो इट इज़ ए विन विन फॉर इंडिया, इजराइल एंड ऑल्सो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर IMEC गोइंग राइट थ्रू द सऊदी अरेबिया, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर बनाना है तो ऑल फ्रेंडली कंट्रीज हैव टू बी देयर इन दैट राउट, और उससे इजराइल की प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़ती है और इजराइल की स्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है, क्योंकि इजराइल जो है not only it is on the south side of the canal and also it is in the north side of the canal। तो ये पूरा ये इसे मेजर डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो। और इमीडिएटली इस एग्रीमेंट के बाद तुरंत ही US डेलीगेशन लैंड करता है हरगीसा एयरपोर्ट पे, और जो कि कैपिटल है सोमालीलैंड का, और वो बरबरा जाके स्ट्रेटेजिक पोर्ट फैसिलिटीज़ को चेक करेंगे। यू सी द मूवमेंट इज़ वेरी फास्ट, और इसमें भारत का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि भारत ने एक्शन सोमालीलैंड पे नहीं लिया, उसने इथियोपिया पे लिया। इथियोपिया पे उसने एक्सर्ट किया कि भारत का ओल्ड सिविलाइजेशन लिंक्स है इथियोपिया के साथ। तो ना सोमालीलैंड बिकम्स ए ट्रांजिट रूट फॉर इंडिया एंड इजराइल और फॉर यूरोपियन प्रॉस्पेरिटी ऑल्सो, और भारत के लिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। सो दैट्स हाउ यू सी इथियोपिया का जो बैक एंड है उसको भारत ने संभाला, फ्रंट एंड को इजराइल ने संभाला, और जैसे इजराइल ने उसको रिकॉग्नाइज किया फॉर नेशनल सिक्योरिटी रीजंस, उसके बाद तुरंत US का इन्वेस्टमेंट सोमालीलैंड में शुरू हो जाएगा। ना इसका जवाब जो आता है वो सबसे बड़ा खतरा आता है सऊदी को और ईरान को, और कुछ हद तक इराक को भी, क्योंकि अब इराक, सऊदी अरेबिया और इवन वैसे सऊदी अरेबिया का लैंड को यूज़ किया जाएगा, बट इराक, सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सबको बाईपास किया गया है। सो ये सारा ट्रेड जो है भारत वाला ट्रेड है, भारत का ट्रेड टुवर्ड्स यूरोप एंड चाइना का ट्रेड टुवर्ड्स यूरोप। ऑल्सो इट गिव्स वेस्टर्न कंट्रीज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आउटपोस्ट इन दैट रीजन, वेरी पावरफुल। ये अफ्रीका के जो
जो पावर्टी ड्रिवन एरियाज हैं, सूडान, साउथ सूडान, सोमालिया का साउथ पोर्ट, साउथ सूडान का ईस्टर्न साइड, इन सब के ऊपर भी इसका बहुत इफेक्ट आता है। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत, मतलब सोच लीजिए 90 ईयर्स से यहाँ पे अमेरिका ऑपरेट कर रहा है, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स से ऑपरेट कर रहा है भारत, अमेरिका, फॉर क्रिएटिंग ए, उसको इकोनॉमिक होल्ड चाहिए। चाइना भी इस एरिया में ऑपरेट कर रहा है और चाइना का मेजर एक्सपोर्ट्स कम फ्रॉम दिस एरिया, इंपोर्ट्स आल्सो कम फ्रॉम दिस एरिया। तो इसके लिए ये चाइना के लिए भी खतरा है। चाइना के ऊपर तो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं इजीली, और चाइना का जो पूरा ट्रेड है उसमें चाइनीज शिप्स और चाइनीज कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे टू मेनी पावर्स इन्वॉल्व। ये भारत को बहुत पहले भी करना चाहिए था, लेकिन भारत ने किया नहीं, क्योंकि जो भी इन पॉलिसीज हैं बहुत सोच समझ के भारत स्टेप्स लेता है। तो इथियोपिया को चूज किया तो इसका मतलब ये है कि दे हैड ए वेरी सॉलिड स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क इन माइंड। और उसके जॉर्डन को चूज किया भारत ने, फिर उसने चूज किया ओमान को। ऑल थ्री फिल इनटू द इंडियन ट्रेड एरिया। ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जॉर्डन के साथ बात चल रही है, इथियोपिया के साथ हो जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। एंड नाउ व्हेन दैट हैपेंस और यूपीआई का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है, तो भारतीय बिजनेसमैन के लिए यूपीआई के थ्रू पेमेंट देना ऑन कैश बिकम्स वेरी इजी इन ऑल दीज कंट्रीज। इजराइल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, यूपीआई की बात हो रही है। अगर वो भी एग्जीक्यूट हो जाता है, इट विल बी फिनोमिनल विन फॉर द भारतीय डिप्लोमेसी। अब बात करते हैं कल्चरल साइड की। इथियोपिया में का जितना भी डेवलपमेंट है, आई नो वो इस्लामिक कंट्री है और उसका जो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट मनी केम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, और उसके अंदर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा था पहले, जिसको उन्होंने ख़त्म किया है। बट स्टिल दैट रिमेन्स ए कंसर्न फॉर एनीवन इन्वेस्टिंग इन अफ्रीका, क्योंकि वो जो भारत का जो पहचान है वो इन सब, जैसे कतर के साथ जो भारत का एग्रीमेंट्स है, कैन गो इन ईदर डायरेक्शन, क्योंकि कतर इज एन अमेरिकन कॉलोनी, छोटा सा आइलैंड है ऑफ द बहरीन। तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है कतर का। उसको बनाया गया था फॉर ऑपरेशंस, वेस्टर्न ऑपरेशंस, ब्रिटेन ने बनाया था उसको अलग रखा गया। एक छोटी सी इमराती थी कतर की, उसको अलग रखा गया ताकि उसको यूज़ किया जा सके, फैमिली बेस्ड बिजनेस एंटरप्राइज है। यूएई के लिए भी ऐसे ही बनाया गया था, लेकिन यूएई बिकेम टू पावरफुल। तो अब पॉकेट्स ऑफ फ्लैशेस ऑफ वेल्थ है। एक रियाद है, फिर उसके बाद ये सब कंट्रीज है। और आपको याद होगा, आपको पता होना चाहिए, नक्शे पे आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया को चारों ओर से अमेरिकन बेसिस ने घेर रखा है, चारों ओर से। और उसके दक्षिण में जहाँ पे नहीं था, उसको सऊदी अरेबिया खुद ही उसको फाइट कर रहा है, यमन, और उसी को फाइट कर रहा है। तो कहीं पे इवन दो दे हैव ए बिग को वाटर फ्रंट ऑन द साइड, लेकिन वो फिर भी अंदर की तरफ आती है। तो सऊदी अरेबिया इज सराउंडेड बाय अमेरिकन बेसेस ऑन ऑल साइड्स, किसी साइड से फ्री नहीं है। तो उसके लिए कोई, सऊदी अरेबिया के लिए कोई इंसेंटिव नहीं अदर देन प्रोवाइड ऑयल। और विद वेनेजुएला कमिंग इन, तो अमेरिका का भी उधर कोई गोल नहीं है। ये आपको पूरा, यू हैव टू सी द होल पिक्चर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन वन स्पेसिफिक एरिया। नाउ अब मैं आई कम टू अनदर ऑब्जर्वेशन ऑफ माइन, ऑब्जर्वेशन कि अगर एआई विच इज के लिए लार्ज डेटा सेंटर्स चाहिए, लार्ज पावर जनरेशन सेंटर्स चाहिए, और मोस्टली जो पावर जनरेशन की बात की जा रही है वो की जा रही है न्यूक्लियर, नॉट ऑयल, थर्मल पावर। थर्मल मीन्स कोल और ऑयल बेस्ड, नेचुरल गैस बेस्ड, वो थर्मल पावर होती है। पानी को उबालते हैं एंड देन दे डू इट। और वाटर बेस्ड भी हो सकता है थर्मल पावर प्लांट, उसे स्टीम जनरेट करते हैं। वाटर बेस्ड में टर्बाइंस यूज किया जाता है डैम के थ्रू। सो बट रेस्ट ऑफ द टाइम आर कोल फायर्ड, नेचुरल गैस फायर्ड, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, उसमें भी थर्मली इन्वॉल्व होता है। दे बॉयल द प्रेशर टर्बाइंस एंड दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उन सब एरियाज में अब बाकी देशों का फोकस बढ़ चुका है। तो वेस्ट एशिया की या मिडिल ईस्ट, जो भी बोले, वेस्ट एशिया बोलना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली वो वेस्ट एशिया है कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखें तो वेस्ट एशिया जो है
वो उसकी इम्पोर्टेंस दुनिया की पॉलिटिक्स में बढ़ने वाली है इन अ वे कि जो ह्यूमन कंजम्पशन ऑयल है वो तो वेस्ट एशिया से आता रहेगा, बिकॉज इट इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिफाइनरीज जो है वेस्ट एशियन ऑयल के ऊपर बनी हुई है या सेंट्रल एशियन ऑयल की बनी हुई है। वेनेजुएलन ऑयल का जो थिकनेस है ज़्यादा होती है एंड देयरफॉर ओनली स्पेसिफिक रिफाइनरीज कैन डू इट इन चाइना, या फिर चाइना ने जो सेटअप किया विद वेनेजुएला, या फिर यूएस में एक्सॉन या इस तरह की जो रिफाइनरीज है टेक्सास में वही पूरा करती हैं। तो वेनेजुएलन ऑयल को एक्सपोर्ट तभी किया जा सकता है जब वो रिफाइंड होके एक्सपोर्ट हो, बिकॉज नॉट एवरीवेयर रिफाइनरीज आर देयर। ओके, ये लिमिटेशन आ जाती है वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर। तो अगर वेनेजुएलन ऑयल पे रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका लगाता है तो सारा प्रॉफिट्स अमेरिकन कंपनीज को जाता है, अमेरिकन लोगों को नहीं, अमेरिकन कंपनीज को जाता है। ओके, नाउ बट इस डील से, इथियोपिया वाली डील से, नाउ इट कैन हैपन कि इथियोपिया में ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं, लार्ज ऑयल फैसिलिटीज, जहाँ पे एक्सपोर्ट वेनेजुएला से इथियोपिया को होगा या अमेरिका से इथियोपिया को होगा और वहाँ से वो भारत की तरफ आ सकता है। ये भारत का डेफिनेशन है स्ट्रेटेजिक, और इसके लिए ऑलरेडी शायद बातें शुरू हो चुकी हैं कि इथियोपिया में लार्ज ऑयल रिफाइनरी जो स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई जाए विच कैन मूव थ्रू सोमाली लैंड टू इंडिया, क्योंकि सोमालिया का कोई यूज़ नहीं है एज ए कंट्री अदर देन सोमाली पायरेट्स, जिनको पहले ब्रिटिश पायरेट्स थे उनसे उन्होंने सीखा सोमाली पायरेट्स, और वे सोमाली पायरेट्स टुक ओवर, फिर ब्रिटिश पायरेट्स हट गए वहाँ से, बिकॉज पायरेसी का बहुत यूज़ किया है ब्रिटेन ने फॉर कॉलोनाइजिंग द लैंड्स। जैसे करीबियन में बहुत यूज़ किया, फिर उसने यूज़ किया अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली बहामास के करीबन, वो सब करीबन में आ गया, इन अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, फिर सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, हर जगह पायरेसी बहुत यूज़ किया है ब्रिटिश फोर्सेस ने, और पायरेसी वर एन इंटीग्रल आर्म ऑफ देयर एनफोर्समेंट शुरू से। तो ब्रिटिश फोर्सेस आर ऑलवेज मर्सिनरी, नेवर रियल ब्रिटिश फोर्सेस और फुल्ली ब्रिटिश फोर्सेस कभी यूज नहीं किया गया, इतिहास ये बताता नहीं है कुछ भी। तो नाउ वी आर लुकिंग एट समथिंग टोटली डिफरेंट कि यहाँ पे अब भारत उस एरिया में घुस रहा है विद द लीगल अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन कंपनीज विद इसके लिए। अब ये यूरोपियन जितने भी देश हैं, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, ये सब लोग अपने इंटरेस्ट के लिए कैबाल के रूप में, कार्टेल के रूप में काम करते हैं। मैंने एक वीडियो देखिएगा कार्टेल माइंडसेट वाला। तो ऑयल कार्टेल्स हैं, ड्रग कार्टेल्स हैं, फिर आपके वेपन्स कार्टेल्स हैं, ये सब कार्टेल्स ऑफिशियली चलते हैं, बिहाइंड द सीन्स ऑफिशियल है, और इसमें मोस्ट ऑफ द नेशन स्टेट्स आर इन्वॉल्व। तो जो भी इनकी कॉलोनीज हैं, जो भी इनके इन्फ्लुएंस है, उधर हर जगह ये लोग घुसे हुए हैं, और इट वर्क्स एज ए नेशनल पावर, एंड ये दे मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ द कमर्शियल वर्ल्ड, बिजनेस वर्ल्ड। और भारत और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, इनको पूरी तरह से डिवाइड करके रखा गया है ताकि दे नेवर यूनाइट, उनका कोई यूनाइटेड मिलिट्री फंड ना हो। रशिया का भी ऐसे ही है, रशिया को भी मालूम है कि वेस्ट के लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, उनको ऐसा लगता है, और भारत के लोग और ये सब लोग ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। तो ऑनेस्ट वालों के साथ आप कैसे करोगे बिजनेस जब सारा कुछ इम्प्रैक्टिकल लोगों ने, जो कि और लुटेरों ने कंट्रोल किया हुआ है। तो रशिया को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है इन सब जगहों पे। लेकिन जिस दिन भारत और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना और ये सब जो कंट्रीज हैं, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज यूनाइट होंगे ऑन ए पैरेलल नेटवर्क, तब दुनिया की लॉयल्टीज बदलेंगी। तो ग्लोबल साउथ इज ए विशफुल थिंकिंग, ग्रेट थिंकिंग, और बहुत ही अच्छा है। ओके, और नॉन अलाइन मूवमेंट लुक्स वेरी गुड, साउंड्स वेरी गुड, सब अच्छा लगता है पेपर में, क्योंकि आइडियलिस्टिक टॉक है। लेकिन अगर उसके पीछे कोई सैन्य शक्ति नहीं होगी, उसके पीछे कोई एनफोर्समेंट नहीं होगा, तो उसका कोई मायने नहीं है। समझे आप? जैसे यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल है,
उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको कुछ भी बोलता रहेगा उसको कोई सुनने वाला नहीं है। सेम ये सारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स है, अनलेस बैक्ड बाय मिलिट्री और यूजिंग ऑफ द फोर्स, उसका कोई मतलब नहीं होने वाला। दुनिया सिर्फ बाहुबल से चलती है, दुनिया कभी भी प्रवचन से नहीं चलती, विशफुल थिंकिंग से नहीं चलती, एग्रीमेंट से नहीं चलती। वो एग्रीमेंट्स वगैरह सब साइड में रख दिए जाते हैं, वेयर गन्स स्पीक, वैसे ही चलती है। और कहीं ना कहीं इथियोपिया का अगर पुराना इतिहास देखें, जब भारतीयों का पहले कंट्रोल होता था, तब ज़्यादातर भारतीय सेनाएं, भारतीय नौसेनाएं, उन सब का यूज़ बहुत होता था उस समय भी। उस समय भारत नाम की कोई सेना नहीं होगी, लेकिन जो ट्रेड राउट्स थे चोलाओं के, या फिर इस वेस्टर्न तरह के ट्रेड राउट्स थे, वहाँ पे नेवीज का प्रयोग बहुत होता था, सैन्य शक्तियों का। तो अभी उसकी आवश्यकता है उस एरिया में। वो लोग वेट कर रहे हैं कि अगर भारत यूज़ करता है तो फिर बात होगी, और वो भारत को तुरंत टारगेट करेंगे, सबको मालूम है। सो दैट इज द ओनली पार्ट रिमेनिंग। तो भारत जो है चाहता है कि दूसरे देश अपनी सेनाओं को यूज़ करें, वो सिर्फ एग्रीमेंट्स करें, तो इसलिए भारत का से थोड़ा कम हो जाता है। तो ये सारे कार्टल्स हैं, उसी को इन्वॉल्व करते हैं जो उनके साथ उस तरह की लूटगिरी में शामिल होना चाहता है। आप ऑफिशियल नेम समझ जाइए एज यूएस एज ए कंट्री नहीं, आप पीछे का ऑर्गेनाइजेशन देखें, सपोर्टेड बाय द यूएस, है ना। तो सोमाली लैंड को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और तुरंत ही भारत का जो इथियोपिया का प्लान एक्टिवेट हो गया। ये मेजर विन है भारत की नॉर्थ वेस्टर्न हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। अदरवाइज हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाज अनयूजेबल बिकॉज सोमाली पायरेसी। अब सोमाली पायरेसी के लिए कुछ बचा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सेना लगी हुई है। पहले भी ऐसा होता था, भारतीय नेवी वाज इन्वॉल्व, तो सोमाली पायरेट्स डोंट बोर्ड इंडियन शिप्स। लेकिन अब तो इट विल बी एनफोर्स्ड, और सोमालिया के लिए भी, क्योंकि लैंड ही पूरा आर्टिफिशियली बना है, मैप्स आर आर्टिफिशियल, इथियोपिया का छुपाया गया है वहाँ पे, विच एक्चुअली बिलोंग्स टू इथियोपिया। अभी देखना है कि इफ इथियोपिया मूव्स ईस्ट टुवर्ड्स इंडिया एंड कट्स ए स्मॉल पार्ट टू क्रिएट ए ओशन फेसिंग एवेन्यू फॉर देम, उसके लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। मतलब कि रीड्रॉइंग ऑफ बॉर्डर्स कंप्लीटली हो रहा है। आपको ये जो एरियाज हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि भारत की तरफ से प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक एक्शंस हो रहे हैं, और शायद इथियोपिया की तरफ से काइनेटिक एक्शंस हो टुवर्ड्स द ईस्ट। दैट विल बी द गोल्डन मूव फॉर इंडिया एज वेल, कि सोमालियन इथियोपियन जो सॉवरेंटी है जो इंडियन ओशन पर आ जाए, दैट विल बी द बेस्ट फॉर इंडिया। शायद उसके लिए काम भी होगा, देखते हैं क्या होता है। वो तो नेशनल प्रायोरिटीज पे डिपेंड करता है कि जब भी भारत अपने अदृश्य राज्य को बोलेगा कि आप थोड़ा इसको बना दीजिए, बना देंगे वो। बिकॉज भारत ने किया है ऐसा, फिजी में किया है, भारत ने जगह भी किया है, बस बोलने की देरी है। एंड आई एक्सपेक्ट कि ये डिसीजन हो जाएगा तो पढ़ा जाए, मजा आ जाएगा। मतलब आई होप, एक्सपेक्ट इज ए बैड वर्ड, होप अगर हो गया तो हो जाएगा। दैट विल बी ए बून फॉर द इंडियन ट्रेडर्स। तो ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, अभी आपको बड़ा मजा आएगा थोड़ी देरों में। मुझे इसके बारे में थोड़ा पहले से पता था, क्योंकि मैं इजराइल के बार बार देख रहा था सोमाली लैंड के ऊपर, वहाँ पे कंसिस्टेंटली प्लेन्स लैंड कर रहे थे, अमेरिकन और इजरायली कंसिस्टेंटली लैंड कर रहे थे। और सोमाली लैंड के ऊपर बहुत सालों से बात भी चल रही है, लेकिन रिसेंट टाइम जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट टू इथियोपिया, मुझे पता लग गया कि यस, अब सोमाली लैंड हो जाएगा। बिकॉज वही ज़रूरत थी कि बैक एंड को सिक्योर किया जाए, तो फ्रंट एंड को वो लोग सिक्योर कर देंगे। शायद यही एग्रीमेंट था इजराइल का, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का। तो जब वो लोग वॉक कर रहे थे नेतन्याहू के साथ, तो बहुत कुछ बातें हुई होंगी, तो सोमाली लैंड पे बोला होगा कुछ, तो टाइम फ्रेम सेट किया गया होगा उसके लिए। तो मुझे लगता है कि ये सब डील्स वेस्ट एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजराइल भी अब इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, अमेरिकन डिपेंडेंस के ऊपर। इंडिपेंडेंस फ्रॉम अमेरिकन डिपेंडेंस, थोड़ा ट्विस्ट है। इजराइल बात कर रहा है कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम अमेरिकन डिपेंडेंस, क्योंकि उसको देख लिया उसने कि कितना नाटक करना पड़ता है। $3 बिलियन की एड देते हैं, उसमें कुछ खरीदा भी नहीं जा सकता। और अमेरिकन वेपन्स का रिलायबिलिटी और अमेरिकन वेपन्स का डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी, उस पर इजराइल को बहुत शक है।
जैसे कि F-35 50% ही अवेलेबिलिटी रहती है। Israel has to still rely on F-16 and F-15 and other planes जो इसराइल के पास है, और तो इट्स नॉट वर्थ फॉर इजराइल्स मनी। और उसने आपने रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देख लिया कि मिसाइल्स ही नहीं है अमेरिका के पास, भेज ही नहीं सकती उनको कुछ भी। उनके सारे मिसाइल्स में तो चाइनीज़ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो चाइनीज़ कैन इजीली ट्रैक देम। तो इसलिए अनरिलायबिलिटी के लिए शायद इजराइल अमेरिका से थोड़ा दूर हटे और भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाए। यू कैन सी दैट जॉइंट वेंचर्स कमिंग अप, क्योंकि बराक 8 इज़ अ वेरी सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर। ओके, और बाकी उनके जो स्पाइस बॉम्ब्स हैं मिराज 2000 के लिए, दिस आर ऑल्सो वेरी गुड, कैन बी गुड जॉइंट वेंचर। और प्लस इजरायली जो कैपेबिलिटी है इन इंटरडिक्शंस, उसमें भारत इज अहेड मिसाइल इंटरडिक्शन में, तो दैट इज ऑल्सो नेचुरल कोलैबोरेशन पॉइंट। तो भारत और इसराइल की लॉट ऑफ कन्वर्जेंस इज देयर। प्लस 155 मिलीमीटर शेल्स में एम्यूनिशन में तो भारत बहुत आगे है, और इसराइल के लिए पिनाका इस विल बी अ गेम चेंजर फॉर इसराइल ऑल्सो। तो अगर ये सब देखा जाए तो इसराइल और भारत का दोस्ती, इसराइल को सिर्फ प्रोटेक्शन चाहिए, दैट मेक्स मोर सेंस देन इसराइल अमेरिकन रिलेशनशिप। इसलिए नेतन्याहू जो है खुल के अमेरिका में गेम खेल रहे हैं अपना, और उनको मालूम है कि क्यों क्या कर सकते हैं। और भारत के लिए भी इसराइल इज ए बेटर कंड्यूट टू ऑपरेट डिप्लोमेसी इन अमेरिका, क्योंकि डायरेक्ट अमेरिका से कुछ कर नहीं सकते, वो सारे एंग्लो सैक्सन्स रेसिस्ट है, रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, तो दे कंसिडर इंडिया इज इंफीरियर और ये ड्रामा। द मोमेंट भारत चेंजेस द फोकस, देन भारत का व्यू पॉइंट विल बी मोर हर्ट। तो भारत अमेरिका को डायरेक्ट रिलेशनशिप पे भी फोकस करना चाहिए, बट भारत को इसराइल के थ्रू भी अमेरिका में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज बोथ राउट्स लीड टू अमेरिका। और जैसे ही इसराइल अपनी डिपेंडेंस कम करता है तो वो अपनी डिपेंडेंस भारत पे बढ़ा देगा। तो आप बहुत सारे इजरायली गेम्स भारत में भी देखेंगे। ओके, सो ये सबको मालूम है, एंड देन वी ऑल नो कि भारत तो भारत ही है, बहुत पुरानी सभ्यता है, मदरशिप है। मदरशिप थोड़ा धीरे धीरे काम करता है, लेकिन माँ ही सबको ठीक करती है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो आज के लिए इतना ही। हमारे मेंबर्स बनिए, मेंबर्स ओनली वीडियोस आप देख ही रहे हैं। योग सूत्र का भी आ गया, शुक्र नीति का भी आ जाएगा, एंड पुराणों का तो अपना चल ही रहा है। ऑल्सो वॉच माई एंटायर प्ले लिस्ट ऑन भगवद गीता, वो भी है शो चैनल पे, विच यू कैन वॉच। एंड डू ज्वाइन अवर गुरुकुल। आप जब गुरुकुल का फॉर्म भरते हैं वहाँ पे उसका फीस भी होता है, तो उसका आपको मैसेज आता है, लिंक आता है, तब भरेंगे तो वील एक्सेप्ट इन द बैच, क्योंकि उससे आपका सीरियसनेस रहता है। फीस हमारी बड़ी नॉमिनल रहती है, सो दैट यू आर सीरियस अबाउट इट। क्योंकि वो नहीं तो आप लोग कोई भी आते हैं, कथा सुन, आपको लगता है कथा चल रही है, सुन के चले जाते हैं, एंड दैट इज नॉट हेल्पिंग यू और हेल्पिंग अस। आपकी जगह हम किसी और को इंक्लूड कर सकते थे वहाँ पर। तो प्लीज बी सीरियस अबाउट इट। सिर्फ ये नहीं बोल सकते सनातन धर्म खतरे में, पहले सीखे तो से है क्या, वही हम सिखाते हैं सिस्टमैटिकली, फिर उसके बाद आप उस पर एक्ट करिए अपने जीवन में। पहले सनातन धर्म इज फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। तो प्लीज इसको कंसिडर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी आज के लिए, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते, जय जगन्नाथ।